यूपीपीसीएस मेंस जो एग्ज़ाम है उसमें आपके सिलेबस में जीएस वन का अगर आप पहली टॉपिक को देखते हैं तो पहली टॉपिक में दिया गया है साहित्य की बात की गई है। किसकी बात की गई है? साहित्य की। और जैसे हमने कहा कि टॉपिक अगर आप प्रीवियस ईयर को देख लीजिए तो प्रीवियस ईयर को देख करके अंदाजा लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जाने की संभावना बनती है ना। तो उस क्रम में हमने जैसे हम टॉपिक भी क्लियर करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर भी हम ही बता दे रहे हैं आपको कि कैसे लिखना चाहिए और उस क्वेश्चन की डिमांड वास्तव में क्या है। आप ऐसा तो नहीं कि संस्कृत जब पूछ रहा तो आप संस्कृति की बात समझ रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन क्या, भारतीय साहित्य में संस्कृत की भूमिका, किसकी भूमिका? संस्कृत की। जबकि अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में यह है कि भारतीय जो है संस्कृति के इतिहास में प्राचीन, मध्य, आधुनिक के क्या कला के प्रारूप, साहित्य के प्रारूप है ना, इन सब का जो है, और वास्तुकला के प्रारूप में जो भी चीज़ें हैं उनको स्पष्ट करने की बात करता है। जीएस1 का जो आपका जीएस1 का जो टॉपिक 1 है उसकी बात किया जाए। उसमें हमने एक शब्द लिया साहित्य। साहित्य से संबंधित साहित्य के जो प्रारूप हैं, जैसा कि पीछे 2023 के एग्जाम में वैदिक साहित्य पर सवाल पूछा गया है, तो पहले हम किसको महत्ता देंगे? साहित्य में। तो साहित्य का भूमिका अयोध्या में क्या है, साहित्य की भूमिका बनारस में क्या है, साहित्य की भूमिका जयपुर में क्या है। अगर थोड़ा सा आप इसी साहित्य को पढ़ते समय आप चाहें तो जीएस1 के सहारे आप जीएस5 को भी हिट कर सकते हैं। और हम जो पढ़ाते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि अगर टॉपिक 1 का संबंध जीएस1 में साहित्य है तो इसका संबंध और कहाँ है? इसका संबंध जीएस5 जो कि यूपी स्पेशल का आपका पेपर है वहाँ पर भी है, मेंस में वहाँ पर भी। तो वहाँ जैसे बनारस के साहित्य विशेषता बताइए, अयोध्या की साहित्य विशेषता बताइए, जयपुर की साहित्य विशेषता बताइए। इसके पहले अगर बात किया जाए तो बनारस की साहित्य विशेषता को पीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम जो भी हिट करेंगे हम क्वेश्चन उसी पे बनाएंगे और सीधा क्वेश्चन बनाएंगे, जैसा कि उत्तर लोकसेवा की अपनी प्रकृति है वैसे ही बनाएंगे। हम शब्दों के सहारे टॉपिक को हिट करेंगे और उन टॉपिक से शब्द के सहारे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन कैसा भी घुमावदार हो, कैसा भी हो, अगर आंसर आपने सही से लिख लिया है और मेरे फॉर्मेट पे आपने वर्क कर लिया है तो यूँ समझिएगा कि अगर यहाँ से सवाल पूछा जाता है तो गलत आपसे होगा नहीं। आप इन्हीं को टू द पॉइंट रट्टा मारिए, इन्हीं की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए, सवाल हमारा क्या है कि भारतीय साहित्य में संस्कृत की भूमिका को स्पष्ट करें या स्पष्ट कीजिए, या भारतीय साहित्य में संस्कृत की भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। जो भी स्टेटमेंट आप चाहें यूज कर लीजिए। तो मान लीजिए हमको भूमिका अगर लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? हम ये नहीं कहते कि हम जो भूमिका को बताने जा रहे हैं आप यही लिखिए। अगर इससे बेहतर भी आपके ओन लैंग्वेज में यदि इसका इंट्रोडक्टरी बन सकती है इस क्वेश्चन की तो बेशक आप बना लीजिएगा, है ना। जैसे भूमिका क्या, यहाँ बात किया गया संस्कृत का, तो हमारी शुरुआत भूमिका में कहाँ से होगी? संस्कृत से होगी। संस्कृत विषय भाषा है, तो संस्कृत जिसे अक्सर कई भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है, ये सही चीज़ है। जैसे आप हिंदी में तत्सम तद्भव भी पढ़ते हैं तो मूलतः शब्द तो क्या है? संस्कृत से तत्सम, लेकिन उससे तद्भव शब्दों की भी उत्पत्ति हुई है और उसी से संस्कृत से, और उसी से ही प्राकृत भाषा, मागधी भाषा, भारत की बहुत सारी भाषाओं की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई। तो हमें भूमिका बनाते समय बताना होगा कम से कम शब्दों में। जैसे मान लेते हैं कि 125 शब्द में उत्तर करना हो और 250 शब्द में करना हो, मैं आंसर ऐसा ही दूंगा, 250 वर्ड का ही दूंगा, जिससे आप बाद में कंसाइज कर सकते हैं। तो संस्कृत जिसे अक्सर भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है, और अगर भारतीय भाषाओं की जननी है तो जाहिर सी बात है कि यह जो विषय है यानी जो भाषा संस्कृत है, ये भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि जो भारतीय साहित्य लिखे गए हैं अधिकतम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये यहाँ शुरुआत करना बहुत बेहतर आपके लिए होगा। आप चाहें तो और बदल सकते हैं, थोड़ा मक्खनबाजी भी कर सकते हैं कि
संस्कृत जिसे अक्सर भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है, यह इस भाषा से बहुत सारे भारतीय ग्रंथों को रचा गया है, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र। ये अगर देखा जाए ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसा भी कह सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए या आपके अंदर समझ इस सवाल की है, तो जाहिर सी बात है आप भूमिका को भी बदल सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ जो लिखा गया है कि वही आप लिखिए। जब आप इतनी बार लिख देते हैं तो कहते क्या है, जिसे हम कुछ इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या है, स्पष्ट करना है। किसकी भूमिका को स्पष्ट करना है? संस्कृत के। पहले क्वेश्चन को ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपका है उस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में के अंदर कितनी ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आपको हिट करना है। तो टॉपिक को ढूंढिए और ये बात को ढूंढिए कि वो क्या डिमांड कर रहा है, और डिमांड करने के शब्दों को ढूंढिए पहले, किस शब्द के बारे में जानना चाह रहा है। तो भारतीय साहित्य में, अब यहाँ ये नहीं करना है कि साहित्य की परिभाषा देना है। बहुत लोग क्या करेंगे, भारतीय साहित्य की परिभाषा देना शुरू कर देंगे, जबकि भारतीय साहित्य की परिभाषा देने की बात नहीं की जा रही। सवाल किया गया है भारतीय साहित्य में किसकी भूमिका, संस्कृत की भूमिका को स्पष्ट करना है। यानी आप इसकी महत्ता को बयां करिए अपने इंट्रोडक्शन में, और इसकी भूमिका को उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट आप उसे एक्सप्रेस करिए। बहुत अच्छा आंसर आपका मेंस के लिए बन सकता है। तो अब कहेंगे नहीं, हम पहले भारतीय साहित्य की परिभाषा देंगे। भारतीय साहित्य क्या है, एवं उसकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए, तब इसकी परिभाषा दे देंगे। आपको ये भी समझना है क्वेश्चन का नेचर क्या है और क्वेश्चन किस आंसर की डिमांड कर रहा है। बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत कर देंगे साहित्य की परिभाषा, साहित्य के प्रकार, फिर अंतिम में बताएंगे उसकी भूमिका। तो आप तो आंसर गलत लिख रहे हैं, नंबर आपको मिलेंगे नहीं, आप तो क्वेश्चन नहीं समझ पाए। तो इसको पहले होता है कि समझने की भी हमें जरूरत होती है कि, और दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो पूरी तरह आप डायग्राम में पढ़ सकते हैं, इसको डायग्राम पढ़ा जा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके अंदर समझ विकसित हो, इसलिए हमने डायग्राम को तोड़ा है और मुझे पॉइंट में रखा हूँ। डायग्राम आप खुद ही लास्ट में क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा तो मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बता दूंगा कि आप चाहें तो ऐसे भी आंसर कर सकते हैं कम शब्दों में। फिर क्या, संस्कृत में प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से? मैंने कहा जब इसकी भूमिका है तो जो हमारे यहाँ वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, धर्मसूत्र हैं, ये सभी किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जो क्या है, जो हमारे हिंदू यानी सनातन धर्म के क्या है, मूल आधार है, यानी हिंदू दर्शन के क्या है, ये मूलभूत ग्रंथ हैं। जब हमारे यहाँ कोई कानून नहीं था, कुछ चीज़ें नहीं थी, तो हमारे ऊपर शासन इन्हीं धर्मसूत्रों, इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से किया गया है। और ये सारे ग्रंथ कैसे हैं, मूलतः किस भाषा में लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए। दूसरी बात क्या है, जो संस्कृत प्राचीन ग्रंथ हैं, आप चाहे तो इस रीडिंग को रखिए और चाहे मत रखिए। ये चूंकि फ्लो चार्ट का है, फ्लो चार्ट का मैंने हेडलाइंस बना रखा, तो इसलिए मैं रख दिया हूँ लाके कि आप फ्लो चार्ट बनाओ तो इसे बनाते चले जाइए। संस्कृत को भारत की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर धर्म ग्रंथ और साहित्य जितने मतलब वेद, पुराण, उपनिषद हैं, अगर संस्कृत में लिखे गए हैं, तो वेद जितने पुराने हैं तो जाहिर सी बात उतनी पुरानी भाषा उसके पहले रही होगी। ऋग्वेद जब लिखा गया, वेद, पुराण, धर्मसूत्र जब लिखे गए, उसके पहले अगर संस्कृत भाषा प्रचलन में ना होती तो क्या उसे हम प्राचीन कह पाते? प्राचीन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत में जो वेद वेदांग लिखे गए हैं वो जब संस्कृत में लिखे गए, तो वह जाहिर सी बात है कि उससे पहले, उनके लिखे जाने से पहले संस्कृत का प्रचलन भारत में रहा होगा। तभी इसीलिए संस्कृत को महत्व दिया गया है और संस्कृत लोगों को समझ में आती रही होगी, तभी ऐसा किया गया है, अन्यथा किया। ये समझ की बात है। इसे अगर हम लिखते हैं तो हमारा आंसर कभी बड़ा हो जाता है। ये समझना सिर्फ हमें है कि क्यों इसे हम मान लें कि यह प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है, और यह भारतीय संविधान, अब देखिए इसमें प्राचीनता भी है। और वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, संविधान द्वारा जानते हैं उन 22 भाषाओं में इसे क्या रखा गया है, मान्यता दी गई है। यानी संविधान द्वारा इसे मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची में रखा गया है या सूचीबद्ध किया गया है। आप यह जोड़ सकते हैं कि संविधान की अनुसूची 8 में उन 22 भाषाओं में संस्कृत को संबद्धता प्रदान की गई है। आप शब्दों के साथ खेलिए, कोई समस्या नहीं है। यदि आपको पता हो ठीक से तो शब्दों के साथ आप खेल सकते हैं। इसके बाद क्या है, धर्मनिरपेक्ष एवं क्षेत्रीय साहित्य। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं हमारे यहाँ जो किसी विशेष धर्म के बारे में नहीं लिखे गए हैं, जो पूरी तरह
हर धर्मों को लेकर के तटस्थ हैं, उनकी भाषा कैसी है, संस्कृति है। और चूंकि क्षेत्रीय भाषा है तो जाहिर सी बात है क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी रही है। कुछ कुछ क्षेत्रीय साहित्य ऐसे लिखे गए जो क्या है, जो भी संस्कृत में है। तो इसकी महत्ता कहाँ, धार्मिक ग्रंथों के अलावा अगर हम देखते हैं तो संस्कृत साहित्यों में विभिन्न प्रकार के धर्मनिरपेक्ष और क्षेत्रीय कार्य भी शामिल हैं। उनका भी विवरण जो दिया गया है उस संस्कृत में दिया गया है, जो भारतीय साहित्यिक परंपराओं की गहराई और विविधता को भी प्रदर्शित करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि वो क्या करते हैं, यानी कि जो संस्कृत भाषा है या धर्मनिरपेक्ष और क्षेत्रीय साहित्य जो लिखे गए हैं वो भी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जो इस बात को बयां करते हैं कि भारत की जो परंपरा है वो कैसी है और उन परंपरा के मध्य जो विविधता है वो कैसी है। यह वह परंपरा जो बता रही कि बहुत डाइवर्सिटी है जिसे प्रेजेंट करना चाह रही है, तो उसको भी हमें जानना हो तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हम उसे जान सकते हैं। इसको रोकिए। संस्कृत का अगर ये देखा जाए कि भाषा विज्ञान में क्या योगदान है तो आप चूँकि संस्कृत की भूमिका की बात की गई, इसकी भूमिका क्या रही है भारतीय साहित्य में है, तो उस क्रम में जब हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान में संस्कृत का क्या योगदान है, तो आप देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में अगर देखा जाए तो भाषा के विज्ञान के विकास में संस्कृत का क्या हो सकता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यानी क्या 18वीं शताब्दी के दौरान एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में भाषा विज्ञान के विकास में सहायक कौन सिद्ध हुआ है, संस्कृत। जैसा इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो व्याकरण कौन है, पाणिनि के जो कार्य हैं, यानी कार्य का उनकी रचना अष्टाध्यायी है, उसमें हम संस्कृत और उसके शब्द का जो व्यापक विश्लेषण किया गया है, उसने जानते क्या किया है, भाषा संरचना की नींव रखी है। यानी हमारे यहाँ जो भाषा है उसकी संरचना कैसे हो, इसकी नींव किसने रखी, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में क्या है कि संस्कृत के उन शब्दों का एक व्यापक विश्लेषण प्रेजेंट किसने कर दिया है, पाणिनि ने किया है। तो देखा जाए यह ग्रंथ जो है, जो पाणिनि का ग्रंथ है, ये संस्कृत के शब्दों की व्याख्या करने के लिए लिखा गया है, जो संस्कृत के कठिन शब्द हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान, भाषा जो हमारे वेद वेदांत लिखे गए हैं उन जो संस्कृत भाषा में है, और उनको हमें समझने के लिए क्या चाहिए, एक ऐसी डिक्शनरी हमारे पास हो जो वो क्या करे, उन शब्दों का अर्थ बताए। तो जानते भाषा यानी कि भाषा के विज्ञान, यानी जो भाषा विज्ञान है उसके विकास में संस्कृत की अहम भूमिका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मूलतः पहले ही संस्कृत में लिखी गई हैं, जो कि हमारे वैज्ञानिक जिसे शोध करते रहे हैं वो संस्कृत में होने से समझ नहीं पा रहे थे। तो उनके समझने के सहायक कौन सिद्ध हुआ, अष्टाध्यायी सिद्ध हुई, जिसमें संस्कृत और उसके शब्द का व्यापक विश्लेषण किया गया, जो भाषा के विज्ञान के विकास में अब बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर आपका क्या, बौद्ध संस्कृत साहित्य। बौद्ध धर्म में भी क्या संस्कृत साहित्य हैं जो बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। तो आप देखते हैं क्या, महायान, हीनयान, यानी क्या, महायान, हीनयान जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। अगर देखा जाए तो बौद्ध संस्कृत साहित्य में महायान, हीनयान दो कैसे हैं, ये दोनों विद्यालयों के ग्रंथ हैं। कैसे हैं, विद्यालय ग्रंथ हैं, यानी इनमें शिक्षाएं हैं, किसकी हैं, महायान शाखा की और हीनयान शाखा की, जो संस्कृत की साहित्यिक विरासत से क्या समृद्ध योगदान करते हैं। आप अगर ये कहा जाए कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं यह भी जो भाषा के रूप में संस्कृत है, और भारतीय साहित्य चूंकि अभी आप पढ़ेंगे सुत पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, ये सब ग्रंथ जो लिखे गए संस्कृत में लिखे गए हैं। तो फिर संस्कृत की भूमिका बौद्ध साहित्य में भी है, क्योंकि बौद्ध साहित्य भी किस भाषा में लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए। तो आपको बस इतना ही बताना है कि हीनयान, महायान दोनों के जो विद्यालय ग्रंथ होते थे वो ग्रंथ किस भाषा में होते थे, संस्कृत में होते थे। यानी संस्कृत ने बौद्ध साहित्य के विकास में भी योगदान दिया है, उसकी वहाँ भूमिका है। दूसरा क्या, संस्कृत का प्रभाव क्षेत्रीय राज्यों पर भी रहा, या जो क्षेत्रीय ग्रंथ हैं, जैसे आप देखिए क्या कि क्षेत्रीय और सीमा बाधाओं को पार करते हुए, मैंने क्या लिखा, हमने बताया आपको क्या
कि क्षेत्रीय यानी संस्कृत क्षेत्रीय और सीमाओं को पार करते हुए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में साहित्य को प्रभावित कर दिया है। यानी यहाँ जितने साहित्य लिखे गए भारतीय उपमहाद्वीप में, सभी साहित्यों में जो भारतीय इतिहास जानकारी संस्कृत में उपलब्ध थी, और जो क्षेत्रीय राजा रहे हैं उनके यहाँ जो लोग होते थे वो किस भाषा में लिखते, संस्कृत में उनकी जानकारियों को लिखते। जैसे कल्हड़ ने क्या लिख दिया था, कल्हड़ ने राज तरंगिणी और जोन राजा के वृत्तांत को जब लिखा, जिसमें कश्मीर के इतिहास और संस्कृति का विशेष वर्णन है, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय राजाओं का क्या प्रभाव है वो भी हमें जानकारी संस्कृत साहित्य से ही मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य का क्षेत्रीय स्तर पर भी क्या रहा है, विशेष प्रभाव रहा है। क्यों? क्योंकि इन राजाओं के बारे में आपको किसी और भाषा से जानकारी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि राज तरंगिणी तो संस्कृत में लिखी गई है, बाद में भले अनुवाद किया गया। तो अगर ये कहा जाए कि संस्कृत की भूमिका क्या है, तो भाषा विज्ञान में योगदान, बहुत साहित्य ग्रंथ जो हैं वो भी संस्कृत में लिखे गए, बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय प्रभाव में जिसमें ये कहा जाए कि हमारे क्षेत्रीय राजाओं के बारे में जानकारी किस भाषा में है, संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। जैसे आपके कश्मीर का इतिहास है उसमें जो वर्णन किया गया, तो सारे की सारी जानकारियाँ जो संस्कृत में है, तो संस्कृत की क्षेत्रीय प्रभाव जरूर है और उसकी अहम भूमिका कहाँ है, उन साहित्यों में है। क्योंकि बात चल रही किसकी, भारतीय साहित्य में संस्कृत की भूमिका। हाँ, भारतीय साहित्य में संस्कृत का अगर देखा जाए तो जो हम नेक्स्ट अपना अगर फ्लो चार्ट बनाए, डायग्राम बनाए, तो उसमें हेडिंग रख सकते हैं किसी उल्लेखनीय लेखकों का योगदान। यानी कि भारतीय साहित्य में जो संस्कृत के लेखक हैं उनकी क्या भूमिका रही है। यानी क्या बनाएंगे आप, कहेंगे कि लेखकों का योगदान। यानी संस्कृत के जो लेखक थे उन्होंने भारतीय साहित्य को किस हद तक प्रभावित किया। तो आप जैसे देखते हैं किसे, कालिदास, जिन्हें अक्सर सबसे महान संस्कृत कवियों में से एक माना जाता है। इन्होंने एक रचना लिखी, क्या इनकी रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, जो बहुत चर्चित हैं। जैसी कालजयी कृतियां संस्कृत में ही रची गई हैं। तो यानी कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत में जो बातें बताई गई हैं, जो कालिदास जो लिखित ग्रंथ हैं, ये किस भाषा, संस्कृत में है। तो यानी कालिदास जी ने लेखक के रूप में भारतीय साहित्य में, चूंकि संबंध संस्कृत से है, इन्होंने भी किसे प्रभावित किया है, भारतीय साहित्य को प्रभावित किया है। यानी संस्कृत के लेखक कालिदास ने भारतीय साहित्य में अपना योगदान दिया है, यानी इन्होंने प्रभावित किया है। तो आपको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि कालिदास, जिन्हें अक्सर सबसे महान संस्कृत कवियों में से एक माना जाता है, ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी कालजयी कृतियों को संस्कृत में ही रचा है। यानी इन्होंने भारतीय साहित्य को प्रभावित किया है, किसके माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए अन्य ग्रंथ, शूद्रक का मृच्छकटिकम, भास की स्वप्नवास दत्तम और श्रीहर्ष की रत्नावली, ये ग्रंथ भी क्या है, संस्कृत में है। और ये शूद्रक, भास और श्रीहर्ष संस्कृत के लेखक हैं, संस्कृत भाषा के लेखक हैं। इन लोगों ने संस्कृत का जो भूमिका रहा है भारतीय साहित्य में, इन्होंने भी अपना रचना को लिख करके योगदान दिया है, जिसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। आज शब्दों को जोड़ घटा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। दूसरी बात क्या, साहित्य में, जो भारतीय साहित्य में संस्कृत की कुछ उत्कृष्ट कृतियां हैं, उन उत्कृष्ट कृतियों की अगर बात किया जाए तो जैसे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र और वात्स्यायन का कामसूत्र उन प्रसिद्ध कार्यों में से है, जिन्होंने भारतीय साहित्य के स्वरूप को चिन्हित किया है। अगर ये बात किया जाए क्यों भारतीय साहित्य के स्वरूप को चिन्हित किया, ये लिखा, अर्थशास्त्र भी संस्कृत में, वात्स्यायन कामसूत्र भी संस्कृत में। अब आप जानते हैं अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, राजनीति का विज्ञान है। तो ये ग्रंथ राजनीति विज्ञान से लेकर कहाँ तक, मानवीय रिश्तों और कामुकता तक के विषयों पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ हैं, जो कि किससे संबद्ध हैं, संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। जब आप इतनी बातों को लिख ले जाते हैं, जैसे कि आपने भूमिका दिखाया, फिर आपने संस्कृत में प्राचीन ग्रंथ को बताया, आपने धर्मनिरपेक्ष और क्षेत्रीय साहित्य में संस्कृत का प्रभाव दिखाया, भाषा विज्ञान में संस्कृत का क्या योगदान है आपने उसको दिखा दिया। दूसरी तरफ आपने फिर क्या किया, क्या बहुत साहित्य भी संस्कृत में है,
आपने उनको दिखा दिया। क्षेत्रीय प्रभाव क्या है संस्कृत के, उसको आपने दिखा दिया। इसके बाद आपने क्या दिखाया कि जो लेखक संस्कृत के हैं, संस्कृत भाषा के जो लेखक हैं, उनका क्या योगदान है भारतीय साहित्य में। भारतीय साहित्य को चरम पर ले जाने वाले कह सकते हैं। अगर इस भाषा के लेखक नहीं होते तो साहित्य कम होते ना, तो साहित्य की संख्या अधिक हुई, संस्कृत भाषा में लिखे गए, और जो उसमें ऐसी कुछ कृतियां लिखी गई जिन्होंने मानवीय चीजों को बताया और राजनीतिक चीजों को बताया। जानते हैं कि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान को बता दिया, और वात्स्यायन कामसूत्र ने मानव जीवन के रिश्तों को, जो मानवीय रिश्ते हैं, जो एक मतलब कामुकता प्रेम संबंध लोगों का है, उन सारी चीजों को यहाँ रख दिया। यानी अगर ये कहा जाए कि मानवीय राजनीति के साथ साथ मानवीय मूल्य का वर्णन ये संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ करते हैं, ऐसा आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं, हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि जो हमें आसानी से मतलब हम पूरा का पूरा, आप अगर हेडिंग जितने इसके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को दिखाते हुए आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे चाहते हो तो जैसे लिखिए, आप हम बोल दे रहे हैं, लिखिए संस्कृत साहित्य भारत की, संस्कृत साहित्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है, प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो कई शताब्दियों तक फलता फूलता रहा है, जिसमें शैलियों और विषयों की एक विशाल श्रृंखला शामिल है, जिसमें शैलियों और विषयों की एक विशाल श्रृंखला शामिल है, जिसका स्थायी प्रभाव भारतीय साहित्य और समाज में गूंजता रहता है, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता की कालातीत ज्ञान और रचनात्मकता को दर्शाता है। कालातीत ज्ञान और रचनात्मकता को दर्शाता है। इस तरह अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या निष्कर्ष हमने आपको दिया। आप चाहें तो खुद से निष्कर्ष पूरा कंसाइज करके आप बना सकते हैं अच्छा निष्कर्ष, लेकिन ऐसे आपको निष्कर्ष लिखना होगा। अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो ये समझिए कि इस सवाल का बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर मैंने आपको दिया है। इसका एकदम परफेक्ट टॉपिक पर एक क्वेश्चन सेट कर लिया गया है कि साहित्य शब्द यानी साहित्य में संस्कृत भाषा की क्या भूमिका है। आपने इन पॉइंट्स के माध्यम से देखा है। अगर ये कहा जाए तो ये आंसर राइटिंग या कह सकते हैं कि GS1 पर जो हम लोगों ने शुरुआत किया है, आंसर राइटिंग में इसे नहीं कहूँगा क्योंकि मैं टॉपिक कवर करूँगा क्वेश्चन के द्वारा भी और वैसे भी टॉपिक कवर करूँगा शब्दों के सहारे। तो कह सकते हैं कि हम लोगों का इसमें या मेंस की श्रृंखला में ये पहला है, यानी कि UPPSC मुख्य परीक्षा के लिए हमने GS1 का एक पहला क्वेश्चन सेटअप किया आपके लिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि अधिकतम लोगों को इस जो है मेंस से लाभ मिले, जो है GS1 अच्छे से उनका प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि एक समस्या होती है कि बच्चे प्री की तैयारी करते हैं लेकिन मेंस में ये नहीं समझ पाते हैं कि किन कंटेंट को कहाँ से ढूंढें, कहाँ से सेटअप करें। तो उससे बहुत सहायक होंगे आप जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है या इसका आप PDF पाना चाह रहे हो तो PC मनोजम टेलीग्राम चैनल से आप पा सकते हैं। अगर प्रयास करिए, इसको कई बार इसको देखिए और इससे और कंसाइज यदि आप कर पाते तो बिल्कुल करिए और लोगों के बीच पहुंचाइए। धन्यवाद।